नांदेड़ से शाये होने वाला रोजनामा वर्क़ा ताज़ा अपने सहाफ़ती सफर के 30 साल मुकम्मल कर चुका है और 21 मई 2024 से 31वें साल में दाखिल हो चुका है। अखबार के बानी व मुदीर जनाब मोहम्मद तकी की मेहनत का नतीजा है कि आज अखबार तरक्की की ऊंची बुलंदी तक पहुंचा। अब वर्क़ा ताज़ा डिजिटल मीडिया के दौर में भी दाखिल हो गया है। इसका उर्दू का वेबसाइट, उर्दू यूट्यूब न्यूज़ और तफरीह चैनल भी है, जिसको रोज़ाना हज़ारों नाज़रीन देखते हैं। इस मौके पर मोहम्मद तकी साहब की नसरी तसनीफ मिट्टी के चांद सितारे का इजरा 4 अगस्त 2024 का अमल में आ रहा है। चुनांचा नांदेड़ के यशवंत कॉलेज की सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर शबाना दुर्रानी ने मोहम्मद तकी साहब से इंटरव्यू किया है। नाज़रीन की खिदमत में ये इंटरव्यू पेश है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रोज़नामा वर्क़ा ताज़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हमारे और आपके शहर की ऐसी शख्सियत के रूबरू हैं जो बैक वक्त एक मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, एक बेहतरीन अफ़साना निगार होने के साथ साथ मौके और अपने नाक़दन सलाहियतों के का लोहा इलाका मराठवाड़ा में ही नहीं बल्कि मुल्क भर की कसीरुल अशात अखबारात में शाये होकर बनवा चुके हैं। तालीमी मैदान में बहैसियत मुदर्रिस लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मुलाजमत को तर्क करके बाकायदगी के साथ रोज़नामा वर्क़ा ताज़ा जारी किया, जो आज अपनी उम्र के 30 साल मुकम्मल कर चुका है, जो मराठवाड़ा के अखबारात में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। अमसाल मज़ामीन का मजमुआ बनाम मिट्टी के चांद सितारे छप चुके हैं। अनक़रीब इसका इजरा अमल में आएगा। इनकी खिदमत के एतराफ़ में मौसूफ को 2003 में महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी रियासती अवार्ड, 2005 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहाफ़ती अवार्ड नवाजा जा चुका है। इसी तरह इनामात और एजाज़ात की लंबी फहरिस्त मौजूद है। ये हमारी खुश नसीबी है कि वो हमारे दरमियान है, जो अपनी अनथक मेहनत, काबिलियत और तजुर्बात के साथ साथ हमारे लिए मशाले राह है। आइए जानते हैं मोहम्मद तकी साहब से इनके इल्मी, अदबी और सहाफ़ती सफ़र के बारे में। रोज़नामा वर्क़ा ताज़ा यूट्यूब चैनल में तकी साहब आपका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे मौजूद नाज़रीन को बहैसियत अदीब सहाफ़ी अपना मुकम्मल तारुफ पेश करें। मैंने 1975 से जो है लिखना शुरू किया था और मेरी पहली कहानी हैदराबाद के मशहूर मारूफ रोज़नामा रहनुमा दक्कन में जी छपी थी, जिसका नाम था मारे गए गुलफाम। ये एक रोमांटिक कहानी थी, क्योंकि वो मैं भी जब नौजवान था इसलिए इस तरह की जो कहानियाँ और शायरी की जाती है नौजवानों में, तो मैंने भी लिखी थी। तो वो पहली कहानी थी, मेरी पहली तहरीर थी जो अखबार में छपी और एक अदब के शोबे में एक अपना नाम उन्होंने एंट्री करवाया। इसके अलावा मैंने, अब चूँकि आदमी शौक तो होता है अदब से और भी दूसरी चीज़ों से, खेल से, लेकिन उसके साथ साथ आदमी को रोटी रोजी की भी तलाश करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने जो है पेशे तदरीस अपनाया। मैंने एमए किया, बीएड किया। उसके बाद मेरा पहला अपॉइंटमेंट जो है आपके महाराष्ट्र के इलाके रत्नागिरी के हाई स्कूल में हुआ था। वहाँ 3 साल खिदमत अंजाम दी जी। फिर वहाँ से रिजाइन करके, चूँकि मेरे इलाके से बहुत दूर था वो और कल्चर वगैरह बिल्कुल नया था, इसलिए मैंने परभनी के बीएड कॉलेज में अप्लाई किया और वहाँ मुझको मुलाजमत मिल गई। उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल में खिदमत अंजाम दी जी। और इसी दौरान मुझे जो है एक तो ये मसला था कि मैं मैनेजमेंट के इदारे में काम कर रहा था और जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ होती हैं, और मेरा मिजाज, मेरा जहन जो इस तरह कहने था कि किसी के अंडर में रहकर काम करो। तो मैंने सोचा कि भाई अब ये इसको तर्क करके कोई दूसरा पेशा अपनाना चाहिए। तो मैं बचपन से ही सहाफ़त से बहुत करीब रहा, शौक़ रहा। उसकी मिसाल में यूँ देता है कि ये शौक़ किस तरह से लगा था मुझे सहाफ़त का, कि बचपन में मैं जब 7वीं 8वीं 9वीं में था तो मेरे घर में रेडियो था। मेरे वालिद साहब रोज़ाना पाबंदी के साथ खबरें सुना करते थे, और ख़ास तौर से BBC लंदन की खबरें। तो वो खबरें वालिद साहब सुनते तो मैं भी सुनता था, बैठता था और बड़ा अच्छा लगता था। जैसे BBC के प्रोग्राम थे, सैरबीन और लंदन जो एक शहर है, इस तरह के हम, हालांकि मेरी उम्र कम थी लेकिन वो प्रोग्राम दिलचस्प होते थे और पसंद आते थे। तो एक ये था कि भाई अपन भी इस तरह से जो है लिखे
अखबारात में छपे, रेडियो पर आए और इस तरह से जो है लोगों के सामने जाए, स्टेज पे जाए, ये एक शौक था और इसको पूरा करना चाहता था मैं। तो फिर इस तरह से मैंने मुलाजिम तर्क की और फुल फ्लेज जो है रोजनामा अखबार निकाला वरक़ ताज़ा के नाम से, और वो आज तक जो जारी है, 30 साल हो चुके हैं। जी बहुत खूब। मैं और मेरे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मराठवाड़ा के किस शहर से आपका ताल्लुक रहा है? मेरा ताल्लुक तो नांदेड़ से ही रहा, यहाँ ये मेरी कर्म भूमि रही, और परभनी में भी रहा मैं सर्विस के ज़माने में, वहाँ पर भी मैंने काम किया, अदबी एक्टिविटीज़ की, समाजी की। और वैसे मेरा वतन जो है, मेरे वालिदैन का वतन वाशिम है, बरार का इलाका वाशिम, वहाँ से हम लोग इधर माइग्रेट हुए थे 1947 के बाद, तकसीम के बाद। और मेरी पैदाइश जो है बसमत नगर की है, जो अभी इस वक्त हिंगोली जिले में है, वो वहाँ पैदा हुआ, लेकिन तालीम मेरी पूरी नांदेड़ में है। जी बहुत खूब। जी सर, आपकी इब्तिदाई तालीम और उसके हालात के बारे में और अपने असातिज़ा के बारे में बताइए। जी, मेरी इब्तिदाई तालीम मैं नांदेड़ में ही था, मेरे वाले के कारोबार थे यहाँ, तो यही था। और ये आप देखते हैं कि इतवारे का जो इलाका है, वहाँ एक जिला परिषद का प्राइमरी स्कूल था, वहाँ मुझे अव्वल क्लास में शरीक किया गया था। पहला स्कूल, मेरी पहली दरसगाह वो थी जिला परिषद का प्राइमरी स्कूल। उसके बाद से फिर दूसरी मरतबा फिर गनीमपुरा जिला परिषद की शाख, वहाँ मैं मुंतकिल हो गया, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तो वहाँ कुछ साल मैंने 7वीं क्लास तक वहाँ तालीम हासिल की, और उसके बाद में फिर मैं मल्टीपर्पज हाई स्कूल इधर आ गया, जो 12वीं तक यहाँ मैंने तालीम हासिल की। इस दौरान में कई असातिज़ा से साबिक़ा पढ़ा, और वो असातिज़ा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जो असर छोड़ा है, और बड़े अच्छे लोग असातिज़ा थे। वो निसाब की तालीम ही नहीं देते थे, बल्कि वो अखलाकी तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। उस ज़माने के मेरे असातिज़ा में जो प्राइमरी के थे, उसमें शेख हुसैन साहब थे, हमीद खान साहब थे, और हमारे हेड मास्टर जो है हाशिम अली साहब हुआ करते थे। उनकी अहलिया बाद में ADI वगैरह बनी। उसके बाद में फिर हाई स्कूल में आया, तो हाई स्कूल के अंदर जो शेख अली साहब बहुत अच्छे टीचर थे हमारे। उसके बाद अयूब साहब और आपके फैयाज साहब, ये सारे टीचर, सत्तार साहब, इन्होंने मुझे पढ़ाया। बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत मोहब्बत से, शफकत से पेश आते थे। और उस जमाने में ना टीवी था, ये टीवी तो था ही नहीं, ना इंटरनेट नहीं था, इसलिए जो कुछ भी स्टडी करनी पड़ती थी, असातिज़ा जो पढ़ाते थे वो, और निसाबी किताबें पढ़कर, और बड़ा अच्छा माहौल था। और वो उस दौर में असल में क्या था कि भाई आपको जो है ऐसे टाइप सवालात पूछे जाते थे एग्जामिनेशन में, आपको जो एक टॉपिक दिया जाता था, मजमून लिखना पड़ता। आजकल के ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आने की वजह से बच्चे वो नहीं सीख पा रहे हैं कि भाई एक लेटर लिखना, मजमून लिखना, अफसाना लिखना। बड़ा अच्छा दौर था, बड़े अच्छे हालात थे, असातिज़ा ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं कुछ बन सका। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। और वो जो एक एहतराम, मोहब्बत, वो आपके लफ्जों से, आपके आंखों से जाहिर हो रहा है कि आप वाकई में अपने टीचर का कितनी आप उनसे मोहब्बत करते थे। आपके बचपन के मशागिल के बारे में भी जानना चाहूंगी सर मैं। अच्छा, मैं बचपन में मैं खेल कूद में ज्यादा नहीं रहा। मेरा क्या था कि मेरा थोड़ा मिजाज कैसा था, अलग हट के थोड़ा तन्हाई पसंद था बचपन से। और खेल कूद में क्या है, जरा मजबूत आदमी चाहिए तो वो मेरी कमजोरी थी। मैं बार बार बीमार भी बचपन में होता था। तो मैं बचपन में एक तो ये था कि फिल्में देखते थे हम, अच्छी फिल्में, और मेरे चचा थे जो अच्छी फिल्म सबक आमूज आती थी, वो खास तौर से वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। और उसके बाद अखबार भी का बहुत शौक, मुताले का, मैगजीन का, अखबार का। और फिर अखबार पढ़ते पढ़ते ये ख्वाहिश होती थी कि अपना नाम भी जो है इस अखबार में 25 सियाह में छपना चाहिए। तो चुनाचे पहला अफसाना मैंने वो लिखा था, महाराजा गुलफाम रोमांटिक। जी जी जी। मैं नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बाज़ाब्तगी के साथ कब लिखना शुरू किया? मैंने बाज़ाब्तगी के साथ, देखिए, जब मैं 12वीं पास कर लिया तो PSC के 1-2 साल मैंने यशवंत कॉलेज में भी की, लेकिन साइंस मेरे को कुछ पढ़ता नहीं था, मेरे जहन में उतरता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर वो छोड़ के BA फर्स्ट ईयर में यशवंत पीपल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर सादिक साहब, प्रोफेसर सादिक, जो आजकल दिल्ली में है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर शोबे उर्दू है,
وہ وہاں ہمارے صدر شعبے اردو تھے. پھر ان کے ساتھ میں اٹیچ ہوا, ان کی شاگردی میں چلا گیا, تو انہوں نے پھر مجھ کو جو ہے لکھنا سکھایا, میرے مضامین افسانے دیکھتے, کریکشن کرتے, تو باقاعدہ وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا کالج کے فرسٹ ایئر سے, بی اے فرسٹ ایئر سے. جی جی, بہت خوبی, بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو فرسٹ ایئر کا بچہ جو بالکل ہی لا ابالی سا رہتا ہے, اور وہ عمر میں آپ نے لکھنا شروع کیا تھا, اور شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ یہ مقام تک پہنچے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کا لکھنے کا حوصلہ آپ کو کہاں سے ملتا تھا؟ جو موضوعات تھے, نئے نئے موضوعات وغیرہ جو تھے, تو کہاں سے آپ کو یہ حوصلہ ملتا تھا اور آپ کیسے اس کو رقم دراز کرتے تھے؟ نہیں, ایک تو یہ تھا کہ جب میں کالج میں تھا, تو جب تو نوجوانی کا معاملہ تھا, تو وہاں تو جو کہانیاں لکھتے تھے تو رومانٹک لکھتے تھے, مضامین جو ہے انفارمیٹیو لکھتے تھے, کوئی ایسا فلسفیانہ یا جو ہے نفسیاتی مضامین تھے بھی نہیں, اور پڑھتے بھی نہیں تھے ہم. بس وہ ایک تو زندگی کے تجربے, یعنی زندگی گزارتے تھے, جو واقعات پیش آتے تھے, جو حادثات خود کے ساتھ پیش آتے تھے, چاہے فیملی میں ہو, اسکول میں ہو, یا باہر کہیں ہو, تو وہ واقعات سے متاثر ہو کر کچھ لکھنے کی کوشش کرتے تھے. ایسا کوئی پرٹیکولر کوئی ٹاپک نہیں تھا, جو جیسا سمجھ میں آتا تھا اس پہ لکھنا چاہیے لکھ دیتے تھے. جیسے اس وقت جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا بی اے کے, تو کرش چندر جو بڑے افسانے نگار تھے, اردو کے مایانات افسانہ نگار, تو ان سے جو ہے ان کا انتقال ہوا اس وقت. تو میں نے سوچا کہ اب یہ ان پہ کوئی مضمون لکھنا چاہیے, کیونکہ اسٹڈی میں کرتا تھا. پیپلز کالج کی لائبریری میں گھنٹوں 4-4-5-5 گھنٹے بیٹھتا تھا, کتابیں پڑھتے تھے, تو اس میں کرش چندر کو بھی پڑھا تھا. تو کرش چندر ان پہ پھر مضمون لکھا میں نے, لکھ کر جو ہے پھر وہ رہنمائی دکن کو بھیجا, تو وہ چھپ گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ مولانا مودودی, ابو العلا مودودی, یہ بہت اہم واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, کہ مولانا مودودی کا انتقال 1989 یا 88 میں کچھ ہوا. وہ ہوا امریکہ میں, ان کا پھر یہاں پاکستان میں لا کے تدفین وغیرہ ہوئی. تو جیسے انتقال ہوا اس کے بعد میں نے وہ مولانا مودودی کے تعلق سے کتابیں جو ہے تلاش کیا, اور نکال کر ایک مضمون جو فوری لکھ دیا, اور لکھ کے انقلاب اخبار کو بامبے کے بھجوا دیا, انہوں نے چھاپ دیا. تو مولانا مودودی کے انتقال کے بعد جو اردو اخبارات ہندوستان کے تھے, جن میں چھپنے والا مضمون پہلا میرا ہی تھا. جی جی, بہت خوبصورت. کیا وجہ رہی کہ پیشہ تدریس کو آپ نے خیر آباد کہا؟ یہ شوق تھا صحافت سے. میں بتایا نا, بچپن میں ریڈیو سنتا تھا, والد صاحب سنتے تھے, میں بھی سنتا تھا خبریں, فیچرز وغیرہ. تو شوق پیدا ہو کہ کیوں نہ ہم بھی اخبارات میں لکھیں. ہم بھی جو ہے صحافت کو آپ نے کیوں اختیار کیا؟ لکھ تو آپ کہانیاں بھی رہی تھے, آپ قلمکار بھی بن سکتے تھے, آپ کہانی کار بھی بن سکتے تھے, تو پھر آپ نے پیشے صحافت کو کیوں اختیار کیا؟ صحافت کو تو میں نے روٹی روزی بنا دیا نا بعد میں. یہ تو پھر یہ سوال یہ بھی تھا کہ اب آپ ملازمت چھوڑ دیے, تو آپ کو پھر روٹی روزی کا انتظام کرنا چاہیے. تو صحافت کو پیشہ ایز اے پیشہ بھی قبول کیا, اور ایز اے شوق بھی قبول کیا. جی جی, اگر آپ پیشہ تدریس اگر آپ نہ چھوڑتے تو ہو سکتا تھا آج آپ ایک بڑے سے کالج کے پروفیسر ہوتے, ڈین ہوتے, ہو سکتا وائس چانسلر ہوتے, تو اور اس کے ریٹائرمنٹ وغیرہ بھی ملتی, پینشن وغیرہ بھی ہوتی, بہت اچھا ایک ذریعہ معاش بھی رہتا ہوتا تھا. لیکن کیا کبھی آپ کو ملال ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں وہ پیشے کو چھوڑا ہے؟ نہیں, ابھی آپ نے جو بولے نا کہ آپ پروفیسر ہوتے, یونیورسٹی میں جاتے, تو یہ مجھے کئی دوست آج بھی بولتے ہیں یہ بات کہ تم ادھر آئے, لیکن آپ ادھر بھی بہت آگے جا سکتے تھے. خود تراب صاحب بولے کئی مرتبہ, کیونکہ میرے جو کیریئر تھا تعلیمی وہ بہت اچھا رہا. تو یہ اور میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں, آپ ملال تو نہیں ہو پیشہ تدریس کو چھوڑنے کا, لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اگر وہ رہتا تو, کیونکہ یہ جو پیشہ ہے نا تدریس کا, یہ اولیاء کرام کا مشن رہا ہے. اتنا نیک اور اتنا مقدس پیشہ ہے یہ, کہ اس میں بہت سی دعائیں ملتی ہیں, اور اس میں آپ ایک جنریشن تیار کرتے چلے جاتے. تو نسل آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہاں, تو ویسے ابھی جو میرے شاگرد ملتے ہیں نا, وہ ڈی ایڈ کالج کے اور ہائی اسکول کے, بڑے احترام سے ملتے, بڑی خوشی ہوتی ہے وہ. تو یہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے, لیکن میں نے صحافت کو پھر پیشہ بنا لیا, لیکن اس کی معیار کو گرنے نہیں دیا صحافت کی, اور میں نے غلط کوئی چیز چھاپی نہیں کس کے خلاف, اور نہ کبھی کوئی اس طرح کے کام کیے کہ لوگ انگلی اٹھائے. بہت صاف ستھری, اور لوگ خود کہتے ہیں, میں کہوں تو یہ میری اپنی منہ بولی بات ہو جائے گی. اس طرح سے میں نے صحافت میں قدم رکھا. یعنی ہمارا کام ہی ہمارا آئینہ ہے. جی, بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کے روزنامہ اپنی عمر کے 30 سال مکمل کر چکا ہے,
इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका। ये कुछ आसान सफर तो नहीं रहा होगा हाँ, आपका। बहुत मुश्किल इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। हाँ। तो आपकी इस उतार चढ़ाव के बारे में, इस धूप छांव के बारे में कुछ हमें जानना है। ये सब बहुत कठिन है, डगर पनघट अनघट की, की ये वैसी मामला है। जी। ये सहाफत, और वो भी उर्दू सहाफत। उर्दू साहब आप देखते हैं ना जो लोग कमालात करते हैं, रास्तों में दो लकड़ियां गाड़ देते हैं, बीच में एक रस्सी बांध रस्सी देते पे चलने हैं, का, और उसके ऊपर रस्सी पे चल के कसरत वाला तो कमाल। ये रस्सी पे चलने का जो है पेशा है। सर्कस में जो करतब दिखाते हैं उस तरह के कई करतब करते हैं, एक ही काम नहीं करना पड़ता, हर कई तरह के जो करतब दिखाते हुए चलना पड़ता है। तो इसमें माशी मसाइल बहुत आए इसमें, जी। और माशी मसले अहम रहता है इसमें। बिल्कुल। क्योंकि फिर मैंने गवर्नमेंट, मुझे मालूम था कि भाई मैं कशिया जला के आया था, राइट, तो मुझे तो अब वापस तो जा नहीं सकता जा था, नहीं सकते हैं। तो अब जीना यहाँ मरना है, तो इसको किसी तरह से भी आगे बढ़ाना ही ठीक था, है। जिंदा रखना ही था, इससे पैसा भी कमाना था। तो क्या फिर मैंने गवर्नमेंट लिस्ट पे लाया, एक ने 2 अखबार नांदेड़ पर एडिशन पर बने, एडिशन और रखा के, और उस तरह से पैसा भी आया, प्राइवेट भी आया। वो नहीं, ये बात तो सही है कि मैं टीचर तो होता है, लेकिन वो दुआएं बच्चों की मिलती, लेकिन यहाँ जो मुझको इज्जत, शोहरत और जो तौफीक सुकून, मिली, दिली सुकून। वो गैर मामूली है। ये जी। मैं नांदेड़ का, उर्दू वालों का, मराठवाड़ा के अवाम का, उर्दू अवाम का जी। मैं इस चैनल के जरिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाफत के दौरान बहुत सी खट्टी मीठी यादें भी रही होगी, कोई एक ऐसा वाकया, नाकाबिले फरामोश वाकया जो अच्छा भी हो और जो आपके दिल को चौके भी लगाता हो, ऐसा अगर कोई वाकया आपको याद हो तो हमें भी सुनाइए। तो शबाना साहिबा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सहाफत एक ऐसा पेशा है जिसमें ग्लैमर दोस्त है, कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। हाँ, तो वो तो है ही, ग्लैमर भी है, रिस्क भी है, और इसमें आदमी को जो है कुछ गेन भी करता है, बहुत शोहरत बहुत मिलती है, उसमें इज्जत मिलती है, लेकिन कभी कभी नाजुक मामलात भी आ जाते हैं। तो एक दो वाक़यात ऐसे हैं कि एक न्यूज़ हमने छापे थे अखबार में, वाक़ता में, यहाँ की ईदगाह के ताल्लुक से, नांदेड़ की, जिसको जो है कुछ लोगों ने फिरकावाराना रंग देके उस अखबार पे और मुझ पे FIR दर्ज करवाया जी। लेकिन वो बाद में कोर्ट में चला, निचली कोर्ट में चला केस, और मैं बाइज्जत बरी हो गया, और मेरे साथ दूसरे दोस्त थे वो भी हो गए। तो ये भी फेस करना पड़ता है आपको, पुलिस केस, अदालत, अवाम के झूठी तोहमतें, जी हाँ, झूठी तोहमतें, जो होती तोहमतें, अवाम लोग हुजूम आ जाता कभी कभी आपके जी। पास, पूछता आपने ये क्यों छापे हैं, तो सब फेस करना पड़ा, और वो हम उस दौर से गुजरे हैं। जी। लेकिन इसके अलावा जो एक अहम वाकया जिसमें वरक़े दादा को एकदम रातों रात टॉप पे लेके चले गए, जी जी, वो वाकया ये था, शायद वो 97-98 की बात है, तेलंगाना स्टेट का जो जिला है निजामाबाद, उसका एक तालुका है बोधन। बोधन में एक खानका है, नक्शबंदिया जी। सिलसिले की खानका है, और उसके एक बुजुर्ग थे, वो चलाते थे वो, तो उन्होंने उनके एक वसीयत कर रखी थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे मेरा जो है फला हुजरा मैंने बना के रखा है, उसमें मुझे दफन करना, और 40 दिन के बाद जो है मुझे वो खबर खोदना। अच्छा। वो 40 दिन के बाद वो खबर खोदना, और उसके बाद में मेरी लाश आप देखना, तो आपको जो है मेरी लाश जैसी की वैसी मिलेगी, उसको ना कीड़ा कफन को खाएगा, ना चींटियां लगेंगे, ना और कोई खराबी पैदा होगी। तो ये वो फिर हजरत का इंतकाल हो गया। जी जी जी। इंतकाल होगा तो उनको दफना दिया गया वहां पर बोधन में, उनके खानखा के इलाके में, और फिर वो वसीयत का मामला चला, तो वो आया, हम तक रिपोर्ट आई, हमारे एक रिपोर्टर ने लेके आया था वो कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, और वो उनको हजरत को तो दफना दिए है, लेकिन 40 दिन जैसे हो जाएंगे उसको जो है खोला जाएगा। तो वो पूरे जो है जनाब, हमने न्यूज़ डाले अखबार में, तो वो इतनी चली अखबार के, फिर लोग आके यहाँ से अखबार ले आने लगे, मेरे से पूछने लगे। फिर क्या हुआ, जिस दिन वो खबर को खोदने वाले थे, मैं वहां गया जी, बोधन गया जी। वो खबर वहां हुजूम लोगों का देखने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए, पुलिस का भी इंतजाम जनाब। मैंने जाके देखा तो वो लाश थी जैसी की वैसी, कफन भी वैसी था। फिर वो सब देखने के बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर वो उसी दिन सेम दिन में वापिस आया बोधन से। फिर हमने एक ज़मीमा शाये किए थे,
वो जमीन में छापे पूरा तकसीम हुआ तो रात के 12-2 बजे तक लोग आते थे अखबार मांगने कि वो न्यूज हमको पढ़ना है। इसके बाद अब अच्छा ये न्यूज आई, लेकिन लोकल के अखबारों में या हैदराबाद के अखबारों में कोई न्यूज जब तक नहीं आई थी, हमने जब न्यूज छापे जी जी उसके बाद जब ये ज्यादा शोर हुआ तो फिर वो हैदराबाद के अखबारों ने छापे और BBC लंदन से फिर ब्रॉडकास्ट हुई। तो पहला क्रेडिट हमको जाता है न्यूज छापने। तो वो ऐसा वाक़या था कि जो हमारे अखबार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल नाकाबिले फरामोश वाक़या है जी और इस वाक़े ने आपके वर्क़े ताज़ा को भी ताज़ा कर दिया। हाँ जी जी मैं ये जानना चाहूंगी, अगर कोई अखबार निकालना चाहे आज जी, के दौर में जी। तो इसको आप क्या मशवरा मैं ये बोलूंगा कि खतई अखबार ना निकालें वो क्यों? क्योंकि अभी हालात बहुत बदल चुके हैं, खासकर उर्दू अखबार के उर्दू भी, और मैं सभी की बात कर रहा हूँ, उर्दू के लिए तो ज्यादा खराब हाल है। ज्यादा, क्योंकि पढ़ने वाली तादाद कम होती जा रही है। हाँ, क्यों हो रही है कम? ये सोशल मीडिया आ जाने की वजह से। जी और कई सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, बिल्कुल सही। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है। बहुत सारी चीजें। तो सबके ऊपर, जैसे अब हमारा जो है वर्क़े ताज़ा का वेबसाइट है जी warqetaza.com, तो वो उस पे जो खबरें डालते हैं हम कंटिन्यू चलते रहती है ऑनलाइन है, जी तो वो सारे जो प्लेटफॉर्म पे जाती है हमारी एक साथ। तो बेशक अब जो है आज अभी वाकया हुआ होकर 5 मिनट भी नहीं हुई है, वो वाकये की रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में हो जा रही, सही बात। लाइव जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको ले रहा है, सोशल मीडिया उसको फ्लैश कर रहा है। अब ये अखबार में कल आज हुआ 12 बजे, तो कल सुबह में 7 बजे जो अखबार लोग हाथ में जाएंगे जब पढ़ेंगे, जब तक तो पढ़ लेते ही। तो ना तजुर्बा हमारा ऐसे भी हुआ कि भाई हमारे काफियां कम हो गए। हम वर्क़े ताज़ा के सारे अखबार की कम हुई, उर्दू वालों को ज्यादा कम हुई, क्योंकि लोग जो है ई पेपर पढ़ ले रहे हैं। ई पेपर तो हम पूछे भाई आप खरीदते थे पेपर, आप क्यों नहीं खरीद रहे? तो वो इसलिए कि बोले आपका अखबार तो सुबह 6 बजे पढ़ ले रहे ना, बोले अब अखबार खरीदने की क्या जरूरत है? जी तो अब जो है ये घाटे का सौदा हो गया। अब ऐसे गवर्नमेंट की इसको इशारत है ज्यादा, और जो खरीदार पुराने हैं वो खरीदते हैं, इसलिए हम चल रहा है। लेकिन आगे जो है ये उर्दू अखबारात और प्रिंट मीडिया का मुस्तकबिल बिल्कुल ठीक नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी 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 उर्दू रोजनामों का अब जैसे आपने बताया ये हालात है, तो इसका मुस्तकबिल आपको कैसे नजर आता है? अखबारात का मुस्तकबिल को ज्यादा रोशन नहीं दिखाई देता है। अब इसकी जगह पूरा जो है आपके वेबसाइट और आप ई पेपर्स और ये सब ले ली जगह उन्होंने, अब वही चलेंगे, ज्यादा लोग वही पढ़ेंगे, वही देखेंगे। और उसमें तो ये होता है कि भाई आप वीडियो भी डाल दीजिए, ई पेपर डालते हैं तो उसमें वीडियो भी डाल दीजिए, वेबसाइट में डालिए, वो न्यूज़ की वो जो वाक़या होता है उसकी पूरी जो है वीडियोग्राफी हो जा रही है। और आप अब जैसे हमारे ये लोकल का चैनल है मेरा वर्क़े ताज़ा, ये लोकल का है, लेकिन अमेरिका में, पंजाब में, जापान में कहीं भी देख सकते हैं। तो इतना जो है फास्ट हो गया है ये कि आपके अखबार तो आपके एक ही इलाके में रहते हैं, और उसका अखराजात भी ज्यादा है। अभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई अखबार। उर्दू को माशरे की जबान बनाए रखने और जिंदा बाकी रखने के लिए हाँ, ये एक है आप बड़ा हुकूमत और समाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बड़ा अहम मसला पूछे आपने, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर उर्दू के पढ़ने वाले, लिखने वाले जिंदा रहेंगे तो इस उर्दू जबान जिंदा रहेगी, वरना नहीं रहेगी। तो उसके लिए एक होता है कि भाई आपके मदरसे हो, स्कूल हो उर्दू मीडियम के, कॉलेजेस हो, ये तो है चल ही रहे, लेकिन वहां पर सही उर्दू पढ़ाई नहीं जा रही, मेरा एक्सपीरियंस है। अब वो उसको सुधारना एक अलग मसला है, लेकिन इसको अवाम की जबान बरकरार रखने के लिए हमको आपको मिलकर, जैसा कि शाम के वक्त बैठिए आप किसी एक जगह पर, और वहां पर बैठकर जो है कुछ लोकल के अदीबों को, शायरों को बुलाइए और उनकी तख्लीकात वगैरह पढ़ी सुनिए, उसमें करेक्शन करते जाइए, या फिर गैर मुस्लिम जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की क्लासेस शुरू कीजिए। इस तरह से जो है आप, या फिर ये अब चैनलों के ऊपर जो है आप तख्लीकात छाप सकते हैं, सोशल मीडिया पर उस पर छापिए। तो इस तरह से जो है आपको उर्दू का काम करना पड़ेगा, तो ये जिंदा रहेगी, वरना उर्दू खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपने अभी कहा, तालीम का मसला, असातिज़ा का मसला, तदरीस का मसला, तो पहले की तालीमी निज़ाम में और आज के तालीमी निज़ाम में आप क्या फर्क पाते हैं? तालीमी निज़ाम तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कई जो है उसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं, बात करते हैं हम। तो मैं जहाँ तक मोटी मोटी बातों को और किया मैंने, अब हम जब स्कूल में पढ़ते थे 10वीं तक की बात करता हूँ मैं,
तो उस वक्त ये ना इंटरनेट था, ना ये सोशल मीडिया था, और ना कोई ऐसे जो जराए थे कि जो है आसानी से जो है आपको मवाद मिल जाए पढ़ने के लिए। जी और दूसरा ये था कि स्कूल के अंदर एक रिवायती किस्म की तालीम दी जाती थी और टीचर्स ट्रेन भी नहीं होते थे। जैसा कि आज आपको कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई आप अगर स्कूल में पढ़ाना है तो आपको डीएड उसके कोर्स, उसके अलग से एग्जाम, बीएड, और इधर सीनियर कॉलेज में आना है तो आपको नेट क्वालिफाई नेट करना है, पड़ता है, ये पीएचडी है। हाँ, तो ये चेंज आया। अरे ट्रेंड टीचर्स को जो है ज्यादा अहमियत हो गई है और उन्हीं को जो है अपॉइंटमेंट भी दिया जा रहा है। पर जैसा कि हमारे जमाने में जो पढ़ाते थे असातिज़ा, एक क्लास होती थी, 20-25 बच्चे होते थे, उर्दू पढ़ के सुनाना पड़ता था, किताब का सबक हम पढ़ते थे, या इमला नवीसी होती थी, टीचर जो है इमला देते थे, हम लिखते थे, फिर गलतियां चेक करते थे। ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा, प्रैक्टिस नहीं रही हो। जी जी इसलिए तालीमी निज़ाम तो काफी चेंज आ चुका है। अभी कुछ दिन के बाद तो ये होने वाला है कि स्कूल कॉलेज वगैरह सब खत्म होने वाले हैं। अमेरिका में तहकीक चल रही है, काम आगे बढ़ा है जी कि आपको जो है डायरेक्ट जो है ऑनलाइन जो है एजुकेशन क्लासेस चली। जी तो इतना तो चेंज आ रहा है, बहुत चेंज आ गया पहले से। और ये क्वालिटी कहाँ ले लेकिन जाएगा हाँ हम बता नहीं सकते। जी, और म्यार लेकिन तालीम का जो है गिरते जा रहा है। वो जो पहले हमारे जमाने में था वो उसके मुकाबले में यहाँ जरा कम हो गया है। आप उसको कैसा कर सकते हैं, वो तो हुकूमत की बातें हैं। जी, आज के नौजवान तलबा को आपको पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को यही पैगाम है कि वो मोबाइल घर में रख दे, मोबाइल छोड़ दे और किताब हाथ में ले ले। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब हाथ में ले ले, अपने स्कूल की किताब, कोर्स की किताब, और उसको उस पर ज्यादा वक्त दे, बजाय रात में 12-1 बजे तक होटलों में, चाय खानों में बैठ कर वो मोबाइल देखते बैठते हैं। हमने कभी, हमारे वक्त तो था ही नहीं ना, इसलिए हम अखबार पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, मुताला करते थे। आज मुताला कोई कर ही नहीं रहा। तो नौजवानों को अपना जो कोर्स है, अब आप जिस क्लास में पढ़ रहे उसकी जो किताबें वो ज्यादा पढ़नी चाहिए, वो लिखनी भी चाहिए, वो उसके अजवाक, और ये मोबाइल को कम करना चाहिए। इस तरह से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग, अच्छा, मोबाइल का कुछ फायदा भी उठाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपके कोर्स के ताल्लुक से कुछ उसमें जो सबक है, मवाद है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको किसने इनकार किया। लेकिन दूसरे बाकी जो चीजें हैं वो आपको तबाह कर रही है, इसलिए वो बंद होना चाहिए। जी जी जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला तकी साहब, मैं आपसे बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और आपने हमारे नाजरीन को अपने मुफीद मशवरे से नवाजा, मैं इसके लिए भी आपकी मशकूर और ममनून हूँ। वर्क़े ताज़ा के यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन से मैं ये कहना चाहूंगी, इंशाल्लाह ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।